नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी को राम राम नमस्कार। आशा है कि आप बहुत ही बढ़िया तरीके से होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, जब से हम और हमारा चैनल की टीम पूरी की पूरी यूट्यूब पे आई है, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें प्यार दिया है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने हमारा साथ दिया है और बार बार आपकी मांग थी कि सर आप हर मुद्दे पे हमारे साथ में खड़े रहते हैं, तो कुछ हमारा कंटेंट प्रोवाइड करवाइए। क्योंकि आपको पता है कि आरएस प्री के एग्जाम, महिला एएसआई के एग्जाम और उसके साथ महिला कांस्टेबल और जो है आरआईएसएफ और आरएससी के एग्जाम भी आने वाले हैं। तो ये महत्वपूर्ण एग्जाम है जो इसी साल जो है सरकार लेने वाली है। तो इनके लिए जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाने की हमने आपसे कुछ दिनों पहले वादा किया था और उसी वादे पे हम खरा उतर रहे हैं। ठीक है, पहले हमने जैसा कि आपके पॉलिटी की क्लास और राजस्थान हिस्ट्री क्लास, साइंस की क्लास जो है रेगुलर कर दी है। इसके साथ ही जो है इंडिया जो हिस्ट्री की यानी जो भारत का इतिहास है उसकी क्लास भी हमें आपके साथ में कंटिन्यू कर रहे हैं और उस सीरीज की आज है जो फर्स्ट क्लास है। साथियों, तो भारत के इतिहास की बात करें या किसी भी प्रकार के इतिहास की बात करें तो वो कुछ भागों में बटा रहता है, चाहे लेखक की सुविधा से रो या पढ़ने वाले की सुविधा से रो। ठीक है, 3 भागों में जो है अपना भारतीय इतिहास बटा हुआ है। पहला भाग है जो प्राचीन भारत का इतिहास है, जो अपने सिंधु सभ्यता से या हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता से लेके जब हमारे भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना होती है या इस्लाम धर्म का प्रवेश होता है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के थ्रू, तो वहां तक जो है अपना प्राचीन भारत होता है। ठीक है, और 712 से लेके जब औरंगजेब यानी मुगलों का अंतिम पावरफुल शक्तिशाली सम्राट रहता है, उसकी मृत्यु होती है 1707 ईस्वी तक, वहां तक अपना है जो मध्यकालीन भारत का इतिहास रहता है। और 1707 से जहां तक अपना देश आजाद नहीं होता यानी जो है 1947 तक अपना है जो आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री रहती है। ये 3 भाग है जो बेसिक रूप से इतिहासकार या टीचर हो या स्टूडेंट हो वो 3 भागों में जो है भारतीय इतिहास को पढ़ता है, बांटता है। ठीक है, उनमें हम है जो पहली बार, क्योंकि पहली बार क्लास है तो आपको इसके बारे में बताना भी जरूरी है। जो ये टेस्ट सीरीज है वो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की यानी मिडाइवल हिस्ट्री की, और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हम आपको आगामी समय में या इस टेस्ट सीरीज में सोल्व करवाएंगे, ये वो क्वेश्चन है साथियों जो आरएस में, पिछली भर्तियों में जैसे एसआई में, कांस्टेबल में जो भर्ती पदोन्नति बोर्ड हो या आरपीएससी हो या कर्मचारी चयन बोर्ड हो, उनके द्वारा बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट भी गलती करता है। हम चाहते हैं कि आपका जो है मध्यकालीन भारत का एक रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तो हम चलते हैं, हमारी जो टेस्ट सीरीज है, हमारा जो क्वेश्चनों का जो सीरीज है वो आरंभ करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है साथियों, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे देना। पहला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस क्षेत्र से भारत आया? ठीक है, अपना पहला ऑप्शन है पूर्वी अफ्रीका से, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी अफ्रीका से, तीसरा ऑप्शन है हमारा उत्तरी अफ्रीका से और चौथा ऑप्शन यानी अपना अंतिम ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, उसके आप उत्तर देने की कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में। तब तक मैं इब्न बतूता के बारे में बता देता हूं थोड़ा आपको। ठीक है, इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता पहले तो एक ट्रेवलर था। ठीक है, एक ट्रेवलर था, एक यात्री था। ठीक है, जो विभिन्न देशों की यात्रा करता था। अपने समय में इसने लगभग संपूर्ण विश्व के देशों की यात्रा की थी। ठीक है, तो इब्न बतूता क्या था? एक यात्री था, एक ट्रेवलर था। ठीक है, कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को का। मोरक्को वर्तमान में कहाँ पे है? मोरक्को एक देश का नाम है, जैसे अपने भारत देश का नाम है मोरक्को, जो आपको पता है कि एक अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की तरफ इधर अपना जो है एशिया महाद्वीप है और इसमें भारत अपना जो कंट्री है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का एक तटीय देश है मोरक्को। ठीक है, जो उत्तरी अफ्रीका में है, वहां का ये निवासी था, यानी मूल रूप से इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो गया? अपने उत्तर हो गया कि जो इब्न बतूता यात्री था वो उत्तरी अफ्रीका का था। ठीक है, और उत्तरी अफ्रीका से ही भारत की यात्रा की थी। अब भारत की यात्रा कब की थी, क्यों की थी, किस समय की थी, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये जब भारत में सर्वप्रथम कब आया था? ये 1313 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, 1313 ईस्वी में आपको पता है कि भारत आया था, तब किसका शासनकाल था? यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी, जो AK-47 रहता है, जिसने सर्वप्रथम दक्षिण भारत में आक्रमण किए थे, जिन्होंने हमारे चित्तौड़ पे, रणथंभौर पे, गुजरात पे और पूरे दक्षिण भारत को रौंद के रख दिया था। वो AK-47, जिसके कारण हमारे चित्तौड़ की वीरांगनाओं ने जोर किया था, हमारे भाइयों ने केसरिया किया था।
तो उसका शासनकाल रहता है, ठीक है। लेकिन इसका मूल रूप से यानी भारतीय इतिहास में जो इसकी बातें हैं या इसका जो स्थान है वो किसके कारण है, तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक के कारण, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के कारण ये हिट हो गया था, इसको अलग अलग जिम्मेदारियां मिल गई थी, ठीक है। तो इब्न बतूता 1313 ईस्वी में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया, ठीक है। काजी क्या होता है? काजी एक पोस्ट होती थी जो तुगलक डायनेस्टी में या सल्तनत काल में जो न्यायाधीश होता था उसे मूल रूप से काजी कहते थे। तो इसकी योग्यताओं को पहचान के मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था, ठीक है। दिल्ली का काजी नियुक्त करने के बाद साथियों इसका है ना कुछ ये मोहम्मद बिन तुगलक के साथ दोस्ताने रिश्ते हो गए थे, यानी शाम को पार्टी शार्टी करना, ठीक है, पेक शेक लगाना इसके साथ ही होते थे। और बहुत ही ज्यादा है ना मतलब फ्रेंडली हो गया था। तो एक दिन पता नहीं ज्यादा पी ली होगी भाई, 1800 वाली पी ली होगी, ठीक है। तो इसने बातों बातों में ये कह दिया कि साहब है ना आपकी थोड़ी न्याय व्यवस्था अच्छी नहीं है और आपका शासन प्रशासन अच्छा नहीं है, जनता आपकी बहुत ही ज्यादा है ना बुराइयां करती है। मोहम्मद बिन तुगलक को ये कह दिया। आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक को आप रक्त पिपासु शासक भी कहते हैं। ये राजधानियों को चेंज करता रहता था, ये मुद्रा को चेंज करता रहता था, ये सफल अभियान करता रहता था। तो ये सब बातें इसने क्योंकि ये विद्वान था तो इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक को कहती। मोहम्मद बिन तुगलक हो गया नाराज और इसको भेज दिया जेल। इसने कहा कि है ना तूने न्याय फैसले बहुत ज्यादा कर लिए, अब तू जा जेल और वहां पे आराम कर। अब साथियों जिस जेल में इसको भेजा था ये उसी जेल में गया था जहां इसने काजी के पद पे रहते हुए कई लोगों को कैद की सजा सुनाई, फांसी की सजा सुनाई और जेल में डाला था। तो ये गया तो ऑलरेडी इसके द्वारा सजा दी गई कैदी इसका इंतजार कर रहे थे और वहां पे इसका बहुत ही अच्छे तरीके से जूतों से चप्पलों से स्वागत किया, ठीक है, जूतों चप्पलों से स्वागत किया और भयंकर तरीके से मारा। तो इसने इब्न बतूता को परम ज्ञान प्राप्त हो गया। इब्न बतूता को परम ज्ञान प्राप्त हो गया कि ये एक तरह का मूर्ख शासक है और इसका विरोध करने में कोई फायदा नहीं है। तो इब्न बतूता ने वहां से अर्जी लिखी कि सम्राट आप तो बहुत ही ज्यादा विद्वान हो, आपसे ऐसा तो भारतीय इतिहास में कभी सम्राट आ ही नहीं सकता। तो इसने माफी मांग ली। इब्न बतूता ने फिर इसको जेल से निकाल दिया। इब्न बतूता को जैसे जेल से निकाला तो इसने मोहम्मद बिन तुगलक को कहा कि सम्राट आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको डिप्लोमेसी जो आपने विदेशी संबंध है वो भी अच्छे करने चाहिए। तो इसने कहा कि विदेशी संबंध कैसे अच्छे करें? तो इसने कहा कि आपकी सल्तनत के जितने भी अड़ोसी पड़ोसी राज्य हैं वहां पे आपको राजदूत भेजने चाहिए, ठीक है, राजदूत भेजने चाहिए और अपने अच्छे संबंध है दूसरे राज्यों से स्थापित करना चाहिए। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि है ना भाई, मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि हमारे राज्य में तो ऐसा कोई विद्वान है ही नहीं जिसको हमें दूसरे राज्यों में भेजे, यहाँ पे तो सब अनपढ़ है, भाला लेके ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। तो इब्न बतूता ने कहा कि साहब आसपास देखिए कहीं यही कहीं होगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक कहता है कि कहाँ, नजर तो नहीं आ रहा। उसने कहा अरे सामने देखो कहीं टेबल पे बैठा हुआ। तो उसने कहा आपकी खुद की बात कर रहे हो क्या? तो इसने इब्न बतूता ने कहा हाँ। तो दरअसल क्या था कि इब्न बतूता को इससे छुटकारा पाना था और इसको पता था कि सीधा सीधा मैं कहूंगा कि मेरे घर वापस जाऊंगा तो ये सम्राट जाने नहीं देगा, ठीक है। तो तुगलक ने इसे अपना दूत बना के, ठीक है, तुगलक ने इसे अपना दूत बना के यानी राजकीय दूत जिस प्रकार से अपने वर्तमान में होते हैं, चीन भेजा। इसको कहा कि तू चीन चला जा और हमारी तरफ से वहां पे दूत बन के तू तैनात रहे, ठीक है। आज भी आप देखा यूरोप पाकिस्तान में सारे के सारे कंट्रियों में, जैसे अफगानिस्तान में, इंग्लैंड में हमारे दूत होते हैं, ठीक है। तो इसने इसको चीन भेज दिया। अब ये पूरा का पूरा मोहम्मद बिन इस तुगलक से बदला लेना चाहता था, ठीक है। तो ये दूत बन के तो गया, इसको जो परमिट मिला था उसका इसने बहुत ही ज्यादा दुरुपयोग किया था। ये पहले गया श्रीलंका और श्रीलंका जाके बोला कि है ना मुझे तुगलक ने आपके यहाँ दूत बना के भेजा है। तो इसको वहां पे पूरा का पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, इसको अच्छे अच्छे खाने के लिए मिले, यानी ब्रांडेड दारू मिला, बढ़िया बढ़िया रजनीगंधा खाता था, ठीक है, भयंकर इसको सुविधाएं मिली। मतलब तानसेन को तो चखता ही नहीं था, रजनीगंधा ही खाता था क्योंकि भाई राजकीय दूत था, ठीक है, इतनी इसको फैसिलिटी मिली। बाद में ये श्रीलंका के शासक के सामने है ना इसकी बुराइयां करता है कि तुगलक तो है ना बहुत ही बेलकड़ा आदमी है, मैंने उसको अच्छी तरह समझाया था, उसने मुझे जेल में डाल दिया। बाद में ये मलेशिया रुका, मलेशिया से बाद में चीन गया और चीन के जो राजा है उसके साथ इसने मीटिंग करके ये बोला कि आप कभी भी तुगलक को सुविधाएं देने की मत सोचना, वो बहुत ही मूर्ख, निरा मूर्ख, जनता बहुत ज्यादा परेशान है उससे, तो उसके साथ किसी प्रकार के संबंध आप है ना मत बनाना। और ये चीन से डायरेक्ट अपने देश मोरक्को भाग जाता है और मोरक्को जाके इब्न बतूता अपनी यात्रा वृत्तांत की, उसके यात्रा के समय क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या उसमें आप बीती, उसकी वर्णन करता है। कौन से पुस्तक में वर्णन करता है? तो रहला में।
यानी आपसे पूछ ले कि इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी थी, तो रहला, और रहला में इसने मोहम्मद बिन तुगलक को है भर भर के गाड़ियां निकाली कि ऐसा मूर्ख शासक कभी हो ही नहीं सकता। ये देखो इब्न बतूता की एक फोटो हमें आपको दिखाने की कोशिश की है। देखो ऊंट पे बैठ के आ रहा है, ऊंट जिसको अपने गांवों में सांड कहते हैं, अपने राजस्थान में क्या कहते हैं, सांड, इंग्लिश के बच्चे क्या कहते हैं, कैमल। तो ऊंट पे बैठ के ये टीले पार करते करते इसके पास आया था यहाँ भारत में, ठीक है। साथियों अपना सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, जो अपना टेस्ट सीरीज का सेकंड क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से बाबरनामा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और बताना है कि आपको कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है यानी सही नहीं है। पहला अपना है बाबर के स्मरण अत्यधिक साहित्यिक मूल्यों और ऐतिहासिक स्रोत है, ठीक है। दूसरा है इसमें वर्णित घटनाएं कालक्रम अनुसार नहीं दी गई है। तीसरा है बाबर ने प्रत्येक अच्छी बुरी घटना का अत्यधिक निष्पक्षता से वर्णन किया है। और चौथा है ऐतिहासिक घटनाएं बाबर के निजी विचारों, मनोभावों और विवेक से इस प्रकार मिल गई है कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिए कि कौन सा सही है, ठीक है। ये बाबर की तब तक फोटो है, बाबर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, आप उत्तर दीजिए। बाबर एक तो भाई अपने सीधा से सीधा मुगल डायनेस्टी का यानी मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर का वंश कौन सा था, तो चगताई तुर्क था, ठीक है, चगताई तुर्क, ठीक है। भारत पे आक्रमण करता है। भारत पे सर्वप्रथम आक्रमण कब करता है, तो 1505 ईस्वी में इसका सर्वप्रथम भारत पे आक्रमण होता है, ठीक है। भारत में आक्रमण होने के बाद में ये बार बार आक्रमण करता है और दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो सुल्तान होता है इब्राहिम लोदी, उसको हराता है। कौन से युद्ध में हराता है, तो पानीपत के युद्ध में हराता है। पानीपत का युद्ध कब होता है, पानीपत का युद्ध अपने कब होता है, पानीपत का युद्ध होता है 1526 ईस्वी में, ठीक है। 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध होता है। आपको पता है कि इब्राहिम लोदी एकमात्र शासक था जो पानीपत के युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। उससे पहले कोई भी सुल्तान युद्ध के मैदान में लड़ता हुआ नहीं मरा, यानी पहले ही किसी सुल्तान को पता चलता कि हम युद्ध हार रहे हैं, चप्पलें उठाता और भाग जाता, ठीक है। लेकिन ये वीर था और ये लड़ता हुआ मारा गया था, ठीक है। ये बाबर के बात। बाबर पुस्तक भी लिख रहा है, एक साहित्य प्रेमी था, चित्रकारी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, ठीक है। और बाबर दारू से भी बहुत ज्यादा प्यार करता था, ठीक है, सोमरस का बहुत ज्यादा शौकीन था भाई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला अपना ऑप्शन है कि बाबर के स्मरण अत्यधिक ऐतिहासिक मूल्यों का ऐतिहासिक स्रोत है। सीधी सी बात है कि भाई किसी भी लेखक या प्राचीन पुस्तकें, यानी बाबर द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, यानी ये खुद ही पुस्तक लिखता था, दिन भर लड़ता रहता था, शाम को जाके अपनी जो है नोट्स बना लेता था, यानी पढ़ने में बहुत ही शौकीन था। बाबरनामा, इसकी पुस्तक का क्या नाम है, बाबरनामा। इसकी भाषा क्या है, यानी इस पुस्तक की भाषा है चगताई तुर्क, ठीक है। चगताई तुर्क में इसने एक पुस्तक लिखी बाबरनामा, यानी वो ऐतिहासिक रूप से बहुत ही अच्छी पुस्तक है, ऐतिहासिक घटनाओं की हमें जानकारी देते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें वर्णित घटनाएं कालक्रम अनुसार नहीं दी गई है, सही बात है। जो बाबरनामा में जो घटनाएं हैं वो कालक्रम अनुसार नहीं दी गई है, क्योंकि बाबर हमेशा युद्धों में रहता था, पूरे दिन व्यस्त रहता था, तो इसको रोज डायरी लिखने का या रोज पुस्तक लिखने का टाइम नहीं मिलता था, तो इसको जब भी समय मिलता था ये अपने नोट्स बना लेता था। तो तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही है, ठीक है। बाबर ने प्रत्येक अच्छी बुरी घटना का अत्यधिक निष्पक्षता से वर्णन किया है, ये भाई गलत है, ठीक है। बाबर भाई बहुत अणखोला आदमी था, उसने ना पूरी की पूरी घटनाओं का निष्पक्षता पूर्वक वर्णन नहीं किया। कैसे नहीं किया है, तो उसका एक मैं उदाहरण बताता हूं कि भाई जब बाबर अपने भारत में आक्रमण करता है तो उस टाइम भारत में 2 शक्तिशाली जो है राज्य होते हैं। पहला कौन सा होता है, मेवाड़, मेवाड़, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है, विजयनगर, विजयनगर, ठीक है। और इन दोनों में से यदि तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो मेवाड़ उस टाइम बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, राणा सांगा यहाँ पे शासन कर रहा था, राणा सांगा, और यहाँ पे देवरोई,
लेकिन क्योंकि राणा सांगा से इसके डायरेक्ट युद्ध हुए थे, डायरेक्ट इसको चुनौतियां मिली थी, तो बाबर अपनी पुस्तक बाबरनामा में ये लिखता है कि जो भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य है या सबसे शक्तिशाली सम्राट है वो विजयनगर का राज्य है, विजयनगर का सम्राट है। जबकि राणा सांगा उसके बाद में सबसे शक्तिशाली शासक है, जबकि हमें पता है कि राणा सांगा सबसे शक्तिशाली था। इसने यह भी कहा कि राणा सांगा ने मुझे भारत आने के लिए प्रेरित किया था। राणा सांगा ने यह बोला था कि आप भारत पे आक्रमण कीजिए, आप दिल्ली के सुल्तान को हराइए, दिल्ली आपके पास रहेगी और आगरा मेरे पास रहेगा। और राणा सांगा ने मेरा साथ नहीं दिया। तो ये भी हमें पहले पता है कि राणा सांगा इब्राहिम लोदी को पहले कई युद्धों में हरा चुका था। तो राणा सांगा में इतना सामर्थ्य था कि वो खुद अपने दम पे दिल्ली जीत सकता था, आगरा जीत सकता था। तो ये जो बाबर ने प्रत्येक अच्छी बुरी घटना का अत्यधिक निष्पक्षता से वर्णन किया है, ये वाक्य बहुत ज्यादा गलत है। ठीक है, बाबर ये देखो टोपी पहने हुए, छापा पहने हुए। ठीक है, तीसरा अपना क्वेश्चन है इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी। ठीक है, यानी जो इक्ता व्यवस्था थी उसकी शुरुआत किसने की थी? अपने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दूसरा है इल्तुतमिश ने, तीसरा है फिरोज शाह तुगलक ने, चौथा है अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, तब तक मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं इसका डिस्क्रिप्शन क्या है इक्ता व्यवस्था का। इक्ता व्यवस्था काम के बदले जमीन देना, यानी इक्ता व्यवस्था किसको कहते हैं कि भाई आजकल क्या होता है कि आप पुलिस कांस्टेबल बनेंगे, आप एसआई बनेंगे, आप आरएस बनेंगे, तो आप महीने के 30 दिन काम करेंगे और 1 तारीख को आपको पास उसकी सैलरी आ जाएगी। जबकि सरकार कहते कि है ना हम तो आपको सैलरी नहीं देंगे, आपको जाव देंगे, आपको यानी खेत देंगे, आपको यानी जमीन देंगे, आपको गांव देंगे। तो उसको क्या कहते हैं? इक्ता व्यवस्था, यानी काम के बदले जमीन देना। तो पहले क्या होता था कि पहले के जो सैनिक थे उनको यदि काम के बदले यदि पैसे देते थे तो वो पैसे घर पे लेके ही नहीं जाते थे, यानी वहीं कहीं अंग्रेजी शराब, ठंडी शराब पी के मस्त हो जाते थे। तो बहुत ही ज्यादा इससे है ना जो जनता का विकास नहीं होता था। तो सम्राट ने सोचा कि है ना इसको क्यों ना काम के बदले जमीन देते हैं। आपने उत्तर दे दिया होगा। इसका जो है सही उत्तर होगा वो होगा कि इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कौन था? तो इल्तुतमिश भाई अपने जो है गुलाम वंश का तीसरा शासक था, यानी गुलाम वंश का पहला कौन सा शासक था? तो ऐबक। ठीक है, ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और ऐबक का शासनकाल कहां तक है? तो ऐबक का शासनकाल है 1210 ईस्वी। ठीक है, ऐबक का शासनकाल का कहां तक है? 1210 ईस्वी। ठीक है, 1210 ईस्वी में आपको पता है कि इसका देहांत हो जाता है लाहौर में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरने के कारण। 1210 के बाद में 1210 से 1211 तक आराम सा शासक बनता है। ठीक है, इसका बेटा रहता है और आराम ही करता रहता है, बहुत ही अयोग्य शासक था। और आराम शाह के बाद में इल्तुतमिश शासक बनता है। ठीक है, इल्तुतमिश शासक बनता है और इल्तुतमिश ने ही जो है इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी। और इल्तुतमिश का शासनकाल भी पूछा जाता है भाई, इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था? 1211 से लेके, यानी 1 साल तो आराम से शासन करता है और 1211 से लेके 1236 ईस्वी तक इसका है जो शासनकाल रहता है। इसी की बेटी रहती है जो रजिया सुल्तान रहती है, जो सल्तनत काल या मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रहती है। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी। ठीक है, इक्ता व्यवस्था को वंशानुगत, यानी दादा की जमीन बेटा को मिलेगी और बेटा की जमीन पोता को मिलेगी। उस समय इल्तुतमिश ने शुरुआत की थी, उस समय ये वंशानुगत नहीं थी। तो वंशानुगत किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने इसे वंशानुगत किया था। क्या किया था? वंशानुगत। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे खत्म ही कर दिया। इसने, आप पढ़ते भी एक अलाउद्दीन खिलजी अपनी परमानेंट आर्मी रखता था, स्थायी सेना रखता था और स्थायी सेना रखने की शुरुआत की थी और सेना को नगद वेतन दिया था। इसने कहा कि आप पैसे रखो, जमीन रखने की जरूरत नहीं है, यानी इसको खत्म कर दिया था, इक्ता व्यवस्था को खत्म किया। ठीक है, ये इक्ता व्यवस्था की पूरी बात हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता व्यवस्था को खत्म कर दिया। ठीक है साथियों, अपना जो टेस्ट सीरीज के अगला क्वेश्चन है वो है चौथा क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन क्या है कि अबुल फजल ने मुगल साम्राज्य का प्रशासनिक वार्तान दिया है। यानी जो अबुल फजल नामक लेखक थे उन्होंने जो मुगल साम्राज्य का है प्रशासनिक वार्तान किस पुस्तक में दिया है? पहला अपने पास है आइन ए अकबरी में, दूसरा ऑप्शन है अकबरनामा में, तीसरा ऑप्शन है परगना रिविगत में,
और चौथा ऑप्शन है मुंतखब उल लुआब में। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं अबुल फजल के बारे में बता दूं कि अबुल फजल जो थे अपने मुगल सम्राट है अकबर, ठीक है, उनके दरबारी थे। किसके दरबारी थे? अकबर के, यानी अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है, अबुल फजल के पिता का नाम क्या था? शेख मुबारक था। भाई का नाम क्या था? तो भाई का नाम था फैजी, जिन्होंने महाभारत का फारसी में अनुवाद भी किया था रज्मनामा के नाम से। ठीक है, तो आपने उत्तर दे दिया होगा। इसका सही उत्तर है कि अबुल फजल ने अपनी जो मुगल साम्राज्य का है प्रशासनिक वार्तांत वो दिया है आइन अकबरी में। ठीक है, किसमें दिया है? आइन अकबरी में। ठीक है, आइन अकबरी के बारे में बता देते हैं। देखिए साथियों, अबुल फजल ने एक पुस्तक लिखी थी अकबर के जीवन पे, अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा किस भाषा में लिखी हुई है? यानी ये तीनों की तीनों अकबरनामा के 3 भाग है और अकबरनामा के तीसरे भाग को कहते हैं आइन अकबरी। ठीक है, यानी अकबरनामा के ही तीसरे भाग को कहते हैं आइन अकबरी। ठीक है, अकबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो फारसी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, किस भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में। साथियों, आरएस का जो 2014 का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि 2 फारसी ग्रंथों का या 2 फारसी पुस्तकों के नाम बताइए। ठीक है, तो कई विद्यार्थियों अकबरनामा तो याद था, ठीक है, तो उन्होंने लिख दिया कि अकबरनामा, एक पुस्तक का नाम लिख दिया, दूसरी पुस्तक उनको याद ही नहीं आई और उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब कोई विद्यार्थी आपके जैसे चालाक था और उसने उत्तर लिख दिया अकबरनामा फर्स्ट, अकबरनामा फर्स्ट और अकबरनामा सेकंड। ठीक है, और उसका वो 2 नंबर का प्रश्न था और उसे 2 में से 2 मिले और ये बिल्कुल सही भी है क्योंकि अकबरनामा फर्स्ट जो है फारसी भाषा में लिखी गई है और अकबरनामा के 3 भाग है और तीसरा भाग कहलाता है आइन अकबरी। और आइन अकबरी में अबुल फजल ने पूरा का पूरा मुगल प्रशासन का वार्तांत लिखा है। इसने आइन अकबरी में लिखा है कि जो मुगल साम्राज्य है वो 12 सूबों में विभक्त है। यानी कितने सूबों में? 12 सूबों में। आपको पता है कि अकबर के समय मुगल साम्राज्य कितने भागों में विभाजित था? तो 12 सूबों में था। लास्ट में, यानी जब लास्ट में औरंगजेब रहता है उस टाइम मुगल साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त रहता है? तो 20 या 21, यानी कुछ इतिहासकार 20 मानते हैं, कुछ इतिहासकार 21 मानते हैं। ठीक है, तो 20 और 21 सूबों में विभक्त था। अब अबुल फजल के बारे में देखो, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। अबुल फजल एक तो अकबर का दरबारी था, दूसरा अपने राजस्थान का था, यानी राजस्थान में कहाँ का? नागौर में, यानी इसके पिता राजस्थान के नागौर के थे। तो अबुल फजल एक जो था अकबर के नवरत्नों में और शामिल था। अबुल फजल का भाई जो फैजी था यानी बड़ा भाई था वो भी अकबर के नवरत्नों में शामिल था। याद रखना साथियों कि अकबर के नवरत्नों में अपने राजस्थान से 3 व्यक्ति थे। एक तो अबुल फजल हो गया स्वयं, दूसरा हो गया इसका बड़ा भाई फैजी और तीसरा कौन? बीरबल। ठीक है, जो महेशदास नाम था उसका, बाद में वो दीन इलाही धर्म ग्रहण करता है और उसका नाम हो जाता है बीरबल। ठीक है साथियों, अपना 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फारसी ग्रंथ सुजान राय भंडारी द्वारा लिखा गया था? ठीक है, यानी सुजान राय भंडारी जो इतिहासकार थे, लेखक थे, उनके द्वारा कौन सा जो है ग्रंथ लिखा गया था? पहला अपने पास ऑप्शन है मुंतखब उत तवारीख, दूसरा है शाहजहानामा, तीसरा है इबरतनामा, चौथा ऑप्शन है साथियों खुलासत उत तवारीख। आप कमेंट बॉक्स में इनका जवाब दीजिए, तब तक मैं सुजान राय भंडारी के बारे में बता देता हूं। पहला तो सुजान राय भंडारी जो थे अपने भारत के पंजाब प्रांत से थे, यानी जो वर्तमान का पंजाब है वहां से बिलोंग करते थे। कहां कहते हैं? पंजाब के। ठीक है, पंजाब में थे। किस सम्राट के दरबार में थे? तो औरंगजेब के, यानी जो अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट था औरंगजेब, उसके दरबार में थे। ठीक है, इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी? आपने उत्तर दे दिया होगा। इन्होंने पुस्तक लिखी थी खुलासत उत तवारीख। इनकी पुस्तक कौन सी है? सुजान राय भंडारी की खुलासत उत तवारीख। खुलासत उत तवारीख में क्या लिखा गया है, यानी इसमें जो लिखा गया मैटर कौन सा है कि औरंगजेब की दक्षिण नीति। ठीक है, औरंगजेब, आपको पता है कि औरंगजेब दक्षिण से ज्यादा ही प्यार करता था भाई, यानी दक्षिण का वो सूबेदार भी था और उसने पूरा का पूरा अपना जो संसाधन है वो दक्षिण भारत को जीतने में लगा दिए थे। अपने 30 साल वेस्ट कर दिए थे। ठीक है, दक्षिण भारत की नीति, भारत की नीति, और इस नीति की इसने बहुत सुजान राय भंडारी जी ने आलोचना की है।
कि एक तो दक्षिण भारत में औरंगजेब ने इतने आक्रमण किए कि मुगल साम्राज्य दिवालिया हो गया था, उसके खजानों में धूल उड़ने लग गई थी। उसने औरंगजेब ने दक्षिण भारत के हिंदुओं को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया था। यानी अपनी पुस्तक खुलासत उत तवारीख में उन्होंने बहुत ज्यादा औरंगजेब की आलोचना की है। साथियों, आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ठीक है, हमारे हिसाब से शानदार लेवल के थे। और इसी प्रकार से हम आने वाले समय में आपके हर सब्जेक्ट से जो है टेस्ट सीरीज क्वेश्चनों की एक शानदार सीरीज, इसके साथ ही थ्योरी वाइज जो कंटेंट है वो भी उपलब्ध करवाएंगे। साथियों, आपने इतने समय तक यूट्यूब में या ऑफलाइन में जितना हमें सहयोग दिया है, उसी प्रकार से आपका सहयोग साथ बनाए रखिए। साथियों, हम हर चीज से यानी पढ़ने से माइंडली आपके साथ में रहेंगे। यदि आपका कोई भी मुद्दा रहेगा, यानी सरकार के सामने भी आपकी कोई मांग उठानी रहेगी, तो हम आपके साथ पूरे के पूरे तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।